पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ही मुनाफा कमाने का सही नुस्खा है, लेकिन क्या हो अगर आपके डेट निवेश में ही जोखिम का खतरा पैदा हो जाए। डेट निवेश आपके पोर्टफोलियो को जो है स्थिरता देता है, लेकिन जब डेट फंड पर मिल रहे रिटर्न पर सवाल खड़े हो रहे हो तो एक निवेशक आखिर क्या करे। योर मनी का मकसद अपने हर दर्शक को आर्थिक रूप से जागरूक बनाने का है और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हर उलझन का समाधान उन्हें देना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं आज की हाइलाइट्स के साथ। डेट फंड के रिटर्न में मिल रहे घाटे को बदले मुनाफे में। योर मनी से आज जानिए डेट फंड के जोखिम से निपटने की स्ट्रैटेजी। लिक्विड फंड अब कितने सुरक्षित हैं? योर मनी से जानिए लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में इमरजेंसी फंड बनाने की स्ट्रैटेजी। और कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हम लाइव हैं इस वक्त फेसबुक पर। कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालें कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। अर्नव जी, स्वागत है आपका योर मनी पर। और लगातार हम डेट फंड्स में चल रही दिक्कतों पर बात कर रहे हैं शो पर भी, और जिस तरह से निवेशकों के सवाल भी आ रहे हैं। हमने देखा है कि डेट फंड्स को लेकर जितनी भी चिंताएं हैं वो आज से नहीं है। हाल ही में कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन लगातार 2015 से हम देख रहे हैं कि डेट फंड्स में भले ही रेटिंग को लेकर कोई दिक्कत हो या डिफॉल्ट को लेकर हो पेमेंट की, ये उलझने लगातार बरकरार ही रही हैं। अब ऐसे में हमेशा हम कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई आपको करना चाहिए ताकि आपका रिस्क मिटिगेट हो जाए, आपका रिस्क कम हो जाए। लेकिन डेट एक ऐसा निवेश है जो मेरे पोर्टफोलियो को सुरक्षा देता है, जो मेरे रिटर्न्स को स्टेबल रखता है, कम से कम मेरा कैपिटल लॉस नहीं होता है। इसी उद्देश्य से मैं डेट में निवेश करती हूं। लेकिन अब ये जिस तरह के इंसिडेंसेस सामने आ रहे हैं, क्या हमें घबराने की जरूरत है डेट से? देखिए, डेट से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कोई भी निवेश करें तो उसका आपको स्टडी करना चाहिए, और स्टडी करने के बाद पोर्टफोलियो देख के हुए उसके बाद एक डिसीजन लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि एक बार आपने डेट फॉर एग्जांपल एज एन इन्वेस्टमेंट चुन लिया तो उसमें आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए इसका कारण ये भी है कि हम यूजुअली फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसे सब स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स से एक्सपीरियंस रखते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि एक बार कैपिटल डाल दिया तो उसमें फिर आगे जाके कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप डेट फंड में निवेश करते हो तो वहाँ आपके पास इंटरेस्ट रेट्स के उतार चढ़ाव के साथ फंड की नेट एसेट वैल्यू पे असर होता है। और उसके साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उससे भी डेट म्यूचुअल फंड के नेट एसेट वैल्यू पे असर गिरता है। और यही हुआ है कि कई इंस्ट्रूमेंट्स के जो रेटिंग्स है वो डाउनग्रेड हो गई है या एक कहीं ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और उस कारण से जो हिट होता है डेट फंड के नेट एसेट वैल्यू में, वो एक चिंताजनक चीज़ है। अच्छा, ऐसा क्यों है अर्नव जी? जब हम कहते हैं कि आपको निवेश की स्ट्रैटेजी बनानी हो तो आपको रिटर्न को देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम चिंता में हैं क्योंकि हमारे फंड की एनएवी गिर गई है। ये हम चीज़ को कैसे समझें? देखिए, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, खास करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी वैल्यू जो है वो नेट एसेट वैल्यू से पता चलती है। अब धीरे धीरे डेट फंड में क्या है कि आपकी रेगुलरली नेट एसेट वैल्यू बढ़ते जाती है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट हो जाए तो सीधा नेट एसेट वैल्यू पे असर आता है। अब डिफरेंस देखिए कि इक्विटी फंड में, क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल है, तो आपको दिन में 1%, 2%, 3% का भी आप मूवमेंट देख सकते हैं कई बार जब बड़ा चेंजेस आता है इक्विटी पोर्टफोलियो में। लेकिन डेट फंड में अगर आपको कोई भी दिन 2 या 3% का आपको चेंज दिखे तो ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आपका 4-5 महीने का रिटर्न साफ हो जाता है। क्योंकि डेट का जो एवरेज रिटर्न है 6-7-8% होता है, तो इसका ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है। और इसीलिए पोर्टफोलियो को देखना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप कोई इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो वहां तो आप पोर्टफोलियो देखते हैं कि इसका होल्डिंग क्या है, कितना एक्सपोजर है, क्या कोई सेक्टर में ज़्यादा एक्सपोजर है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर है। वही चीज़ आपको डेट फंड में करनी चाहिए। क्योंकि डेट फंड में भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डिफॉल्ट करता है तो उसका नुकसान क्या हुआ वो आपको पता चलेगा। अगर पोर्टफोलियो वेल मैनेज्ड है, मान लीजिए कि पोर्टफोलियो में 40-50 डेट होल्डिंग्स है और उसमें से कोई भी इंडिविजुअल होल्डिंग
5% से ज़्यादा नहीं है, तो आपको पता है कि यहाँ रिस्क कम है। लेकिन अगर कोई पोर्टफोलियो में एक होल्डिंग 12 या 15% है और उसमें डिफॉल्ट हो जाए, तो आपको पता है कि ये रिस्क बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर सेबी ने भी तो डेट कैटेगरी में लगभग 16 क्लासिफिकेशंस बनाए हैं, 16 सब कैटेगरीज बनाई है। अब इनमें सबसे ज्यादा रिस्की कौन सी कैटेगरी होती है, कौन सी नहीं, ये एक आम निवेशक, एक आम दर्शक कैसे समझे जो शायद बाजार को नहीं ट्रैक करते हैं? देखिए, एक सिंपल चीज है, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट जो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर इंटरेस्ट रेट का चेंज हो तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट पे उसका असर कम होता है और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा होता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि डेट का जो एक सीधा रिलेशनशिप है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो डेट का जो प्राइस है वो इंस्ट्रूमेंट का बढ़ जाता है। ओके। तो मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म डेट फंड में दिखेंगे। ठीक है। और रिवर्स भी ट्रू है। अच्छा। यानी कि आप जब जोखिम के बारे में बात कर रहे हो तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर लॉन्ग टर्म फंड्स पे होता है। तो ये एक सिंपल रूल है कि लॉन्ग टर्म फंड्स पे असर ऑलवेज ज्यादा होगा, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं जहां पर असर ज्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि जब आप पोर्टफोलियो को देखें तो आप वहां पर ये भी देखिए कि एक इंडिविजुअल होल्डिंग है उसका एक्सपोजर कितना है। क्योंकि अगर आपने एक्सपोजर ज़्यादा ले लिया है तो उसमें से अगर कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो, और देखिए यहाँ पर जब मैं लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो दो प्रकार की लिक्विडिटी होती है। एक है इन्वेस्टर की लिक्विडिटी, यानी कि इन्वेस्टर तो कोई भी दिन जाके डेट फंड अपना निकाल सकता है, लेकिन ये एक फैसिलिटी जो इन्वेस्टर को है उससे जो दूसरा लिक्विडिटी रिस्क है वो एक्चुअली फंड मैनेजर का लिक्विडिटी रिस्क है। कि आपने मान लीजिए कि फंड को बोल दिया कि मेरे पैसे रिडीम कर दो, पर उसके लिए फंड को इंस्ट्रूमेंट रिडीम करना पड़ेगा। सही बात है। और अगर वो फंड इंस्ट्रूमेंट अपना होल्डिंग जो है वो रिडीम ना कर सका तो फिर इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर के नेट एसेट वैल्यू पे असर होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जब आप डेट फंड को भी देखते हैं तो अगर आपने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं तो आपको पता चलेगा कि रिस्क आपका कितना है और किस प्रकार से वो डेट अपने आप से बिहेव करेगा, क्योंकि वो थोड़ा इक्विटी से अलग है। बिल्कुल। और पर ये एक सिंपल रूल अगर आप ध्यान में रखें तो ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, फिर उसके ऊपर आप जाके अपना एक डेट पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हमने इतने रिस्क तो समझ लिए, लिक्विडिटी रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, लेकिन अब जिन्होंने रिस्क उठाकर ये समझकर डेट म्यूचुअल फंड में कोई रणनीति बना ली और उनके फंड में फिलहाल उन्हें घाटा हो भी रहा है तमाम खबरों के चलते, अब उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह से सेबी ने अपना दायरा बढ़ाया है म्यूचुअल फंड्स की ओर, डेट फंड्स की ओर? उन्हें क्या नए नए प्रावधान लेकर आए हैं, और साथ ही निवेशक को अब रणनीति के लिहाज से भी क्या करना चाहिए? देखिए, सेबी ने एक बहुत बड़ी चीज़ की है कि उन्होंने ये साइड पॉकेटिंग का कंसेप्ट भारत में लाने का प्रयास किया है। अब एग्जैक्ट गाइडलाइंस अभी तक आई नहीं है, लेकिन साइड पॉकेटिंग का कंसेप्ट जानना कोई भी निवेशक के लिए ज़रूरी है। साइड पॉकेटिंग में क्या होता है कि अगर आपके कोई डेट फंड हो जहां पर इस प्रकार के तकलीफ वाले इंस्ट्रूमेंट उसके पोर्टफोलियो में हो, तो डेट फंड क्या करेगा कि अपने पोर्टफोलियो के दो भाग कर देगा। एक पार्ट में अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स का पोर्टफोलियो रहेगा और दूसरे भाग में जो तकलीफ वाले इंस्ट्रूमेंट है या बैड इंस्ट्रूमेंट्स है उसका पोर्टफोलियो रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा ना हो कि कोई भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो, तो आप अगर आपका पैसा रिडीम करना चाहते हैं तो अच्छे पोर्टफोलियो में से कर सकते हैं। अब जो बैड पोर्टफोलियो है वो जिसे साइड पॉकेट कहते हैं, उसका आपको रिडेम्पशन या उसका मनी तभी मिलेगा जब फंड अपने आप जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है वो बेच सके या उसमें से पैसा आए तो तो जब फंड को पैसा मिलेगा उस बैड इंस्ट्रूमेंट पे, तभी वो आपका पैसा रिटर्न करेगा। यानी मेरा पैसा डूब गया है ऐसा सोचना सही नहीं है? नहीं, और ये ऐसा आपका पैसा डूबा हुआ है ऐसा मानना जरूरी नहीं है, और इसी पे आपका स्ट्रेटेजी है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई फंड हो जिसमें इस प्रकार की तकलीफ ऑलरेडी हो चुकी हो। अब देखिए, मेन हिट तो आपको आ गया, मान लीजिए कि एक बार नेट एसेट वैल्यू गिर चुकी है, तो अभी आपको ये देखना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ये नेट एसेट वैल्यू पे असर हुआ है।
अगर ऐसा लग रहा है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा फंड के लिए, तो आप अपना निवेश जो है वो रिडीम कर सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर पैसा पूरा वापस नहीं आया और जो कंपनी जिसमें ये निवेश है फंड का, वो उसकी हालत बहुत बुरी है, तो शायद आपको और एक हिट आ सकता है अगर पूरा प्रोविजन फंड ने नहीं किया है तो। दूसरी बात ये है कि अगर फंड या ऐसा लगता है कि पैसा वापस आएगा, तो आपको अपने निवेश को उसी तरह रखना है, क्योंकि उसमें चांस है कि आपका जो लॉस हुआ है वो शायद कवर भी हो जाए। क्योंकि जब फंड एक पहली बार प्रोविजन करता है तो वो नियमों के हिसाब से करता है। वो ये नहीं देखता कि क्या इसका इतना अमाउंट ही एट रिस्क है तो उतना मैं प्रोविजन करता हूं। तो ऐसा कई बार भी होता है कि पहले एक बार प्रोविजन हो जाता है तो नेट एसेट वैल्यू गिर जाती है। पर जब फाइनली पैसा रिकवर होता है तो वो ज़्यादा रिकवर होता है, तो जो नेट एसेट वैल्यू का पहले का वो लॉस था वो भी कवर हो जाता है थोड़ा, और शायद आपको थोड़ा ज़्यादा। तो निवेशित तो रहने की सलाह आप दे रहे हैं, लेकिन अगर ये साइड पॉकेटिंग लागू हो जाती है मेरे फंड में, तो क्या मैं अपने निवेश को लगातार करती भी रहूं, या जो निवेश किया हुआ है उतना ही रखूं और बस उसके बाद अब आगे पैसे ना डालूं उस फंड में? नहीं, देखिए, डेट फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, आपकी ज़रूरत के लिए एक चीज़ है जो आपको वहाँ देखनी चाहिए कि क्या ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। पर दूसरी बात ये है कि आप वैसे ही पैसा न डालिए कि आपने कोई स्टडी ना किया हो या पोर्टफोलियो को ना देखा हो। पोर्टफोलियो को देख के आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपका लिए जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा कि वो अच्छा होगा। क्योंकि अभी क्या है कि इस प्रकार डिफ़ॉल्ट कभी भी होते हैं। देखिए, आपने कई केस देखे हैं जिसमें बड़ी इंस्टीट्यूशन जिसके हजारों करोड़ के इंस्ट्रूमेंट थे, यानी कि उसका इमीडिएट डाउनग्रेड हो जाता है, यानी कि सीधा ए से डी हो जाता है। हाँ। तो ये इस प्रकार का तो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को भी नहीं है, तो वो भी आपको पहले से नहीं बता सकते। तो मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इमरजेंसी फंड के लिए हम अक्सर लिक्विड फंड रेकमेंड करते हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि इसको भी हम डाइवर्सिफाई करें? क्या कुछ पैसा हम अपने सेविंग्स में रखें, क्या कुछ पैसा हम फिक्स डिपॉजिट में रखें और लिक्विड फंड्स में रखें? क्योंकि कंटिजेंसी फंड बनाना भी बहुत अहम पार्ट है, इनफैक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला रूल है। जी, आप जब भी कंटिजेंसी फंड बना रहे हैं तो आपको दो चीज़ देखनी है, सेफ्टी, राइट, कि ये अमाउंट सेफ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप उसे एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि आपका एक्सेस बहुत ज़रूरी है। जब आपको चाहिए तब वो पैसा मिलना चाहिए। आपके पास दो सिंपल ऑप्शन है। एक, या तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में रख दीजिए, उसमें लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन है, सालों से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उसमें आप रख सकते हैं। पर अगर आपको चिंता है कि क्या लिक्विड फंड में भी इस प्रकार का डिफॉल्ट होगा, और एक दो लिक्विड फंड में इसकी असर हुई है इन द पास्ट, तो अगर आपको इस प्रकार की चिंता है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है कि बैंक की शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में रखें, जिसको आप रेगुलरली रिन्यू करते जाए। उसमें एक ऑप्शन अच्छा है कि कई बैंक आपको एक स्वीप इन फैसिलिटी का अकाउंट देती है। उसमें ऐसा होता है कि आपका सेविंग्स अकाउंट है, उस सेविंग्स अकाउंट में एक बैलेंस फिक्स किया जाता है, मान लीजिए 20,000। जिस समय आपका बैलेंस उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो एडिशनल अमाउंट है ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है, और आप अपना नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे एडिशनल अमाउंट आती है एडिशनल फिक्स डिपॉजिट बनती है, और जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो फिक्स डिपॉजिट टूट जाती है। इसका बेनिफिट एक ही है कि आपको अच्छी रेट मिलेंगे, और दूसरी बात ये कि लिक्विडिटी रहेगी और आपको कोई प्री पेनल्टी का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऑलराइट, तो डेट फंड से जुड़ी जितनी भी चिंताएं हैं उनका समाधान हमने निकालने की कोशिश की है अब तक की चर्चा में, लेकिन शो यही खत्म नहीं हो रहा है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। और अगर आपका भी कोई सवाल डेट म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है तो हमें लाइव देखिए फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों के साथ, और हमारे पहले दर्शक नवी मुंबई से अमित फोन लाइन पर हैं और इमरजेंसी फंड पर सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार अमित, पूछिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू मेरा क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए। पूछिए मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि HDFC लिक्विड फंड में मैंने 2 लाख रुपए इमरजेंसी फंड रखे हैं, बट सिंस आजकल ये डेट फंड के डिफॉल्ट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सो इज दिस फंड सेफ? इनका जो इन्वेस्टमेंट है, इज दैट सेफ, और शुड आई मूव इट टू FD और सेविंग अकाउंट और समवेयर? दैट इज माय कंसर्न एक्चुअली।
ऑलराइट, चलिए, इन्होंने HDFC लिक्विड फंड की परेशानियों पर सवाल पूछा है। जिस भी तरह के हमने डिफॉल्ट्स होते हुए देखे हैं, क्या इस फंड पे कोई प्रभाव पड़ा है? देखिए, इस फंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और अगर आपको पूरी तरह से एनालाइज करना है तो आप देखिए 2-3 चीज़ें। पहली बात तो इस फंड का जो कॉर्पस है वो काफ़ी बड़ा है, 63,000 करोड़ के ऊपर है। दूसरी बात ये कि उसके जो होल्डिंग्स है, डेट होल्डिंग्स अपने पोर्टफोलियो में, वो 170 के आसपास है आज की तारीख में, लास्ट पोर्टफोलियो के मुताबिक, यानी कि काफ़ी सारे डेट होल्डिंग्स हैं। उसका जो हाईएस्ट एक्सपोजर वाला पेपर है उसका एक्सपोजर 6% के आसपास है, और फिर उसके बाद 4% से ऊपर कोई भी इंडिविजुअल एक्सपोजर नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि रिस्क काफ़ी कम है और स्प्रेड आउट है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि शायद ये फंड आपको एक्स्ट्रा रिटर्न न दे, लेकिन एवरेज रिटर्न तो है इसका, पर सेफ्टी के हिसाब से ये उस लिहाज से काफ़ी सेफ है। तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखने में कोई रिस्क नहीं है। ओके। और ये एक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का भी, और ब्रेक के बाद भी हम सवाल लगातार जारी रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, फेसबुक के सवाल लेते हैं, और फेसबुक के दर्शक रोहित सिंघल का सवाल है कि इन्होंने 40,000 रुपए फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में डाले हुए हैं, अब क्या करना चाहिए अपने निवेश को लेकर? देखिए, अगर आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में डाले हुए हैं, तो अगर आपका गोल है कि आप उसे शॉर्ट पीरियड के लिए रखें या लिक्विडिटी के लिए रखें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ऑलवेज एक थोड़ा एक रिलेशनशिप रहेगा रिटर्न और रिस्क में, इन द सेंस कि अगर आपका फंड थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसमें सभी होल्डिंग्स टॉप रेटेड पेपर के ना हो, तो कहीं थोड़े लो रेटेड पेपर भी हो सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर थोड़ा लो रेटेड पेपर है तो उसमें डिफ़ॉल्ट होगा ही। लो रेटेड पेपर भी अच्छी कंपनीज के हो सकते हैं जो स्टेबल हो। तो यही सवाल सर अभिजीत कर्माकर भी पूछ रहे हैं। फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्होंने निवेश किया हुआ है, रिटर्न अच्छा है लेकिन AAA रेटेड पेपर है। हाँ, तो AAA रेटेड पेपर यानी कि कई होल्डिंग्स AAA से थोड़े कम हो सकते हैं। हाँ। लेकिन ये फंड में कोई चिंता की बात नहीं है। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आके तमाम सवालों के जवाब देने का अर्नव जी। और योर मनी में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन अपने सवालों का सिलसिला बरकरार रखें। आप ट्वीट करें @kavita.th पे, ईमेल करें और अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।